तो जैसे कि कल हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स के बारे में, हम थे स्टेप नंबर 5 पर। यस, हम स्टेप नंबर 5 पे थे, लाइगेशन। हमारा स्टेप नंबर 5 जो था, मैं एक बार लिख देता हूं, लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। राइट, लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट कहो या डिजायर्ड जीन कहो, सब मतलब एक ही है। लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विथ वेक्टर डीएनए। और विथ प्लाज्मिड पकड़ लो टू फॉर्म आरडीएनए। तो इसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि वेक्टर जो होता है वो बहुत ही अलग अलग वेक्टर होते हैं। जैसे कि एक वेक्टर है नॉर्मल प्लाज्मिड। तो एक नॉर्मल प्लाज्मिड जो था उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 2 किलो बेस पेयर तक की ही वो रख सकता था। राइट, यस सर। फिर हमने देखा आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड वाले बैक्टीरिया, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड वाले प्लाज्मिड, जिसमें PBr322 कल हमने पढ़ा कि PBr322 के अंदर 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी और ओरी सीक्वेंस था, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स थे। पर PBr322 का जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि उसमें हमें 2 बार रेप्लिका प्लेटिंग करना पड़ता था, और 2 बार रेप्लिका प्लेटिंग करने की वजह से वो जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा टीडियस, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। तो इसके लिए अब तीसरा वेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज PUC19। ठीक है, तो मैं यहाँ पे PUC19 ये वाला वेक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंपल है, यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। अब ये वाला प्लाज्मिड भी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज वाला प्लाज्मिड था ये। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, U स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी और C स्टैंड्स फॉर कैलिफोर्निया। ये प्लाज्मिड कहाँ पे डिस्कवर किया गया था? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया अमेरिका में एक जगह है। यस सर। ठीक है, और 19 इज द कॉपी नंबर। ऐसे बहुत सारे प्लाज्मिड बनाए थे, बट पहली बार एक्सपेरिमेंट के लिए कॉपी नंबर 19 यूज किया गया था। अब PUC19 वाला जो वेक्टर है ये भी लगभग 4.3 to 7 किलो बेस पेयर तक के फॉरेन डीएनए को एकोमोडेट कर सकता है। तो ये कितने, जो फॉरेन डीएनए बोलो या जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलो, वो लगभग कितना 4.3 to 7 किलो बेस पेयर तक के डीएनए को एकोमोडेट कर सकता है। राइट, पर इसमें क्या था कि इसमें एक ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है इसके अंदर, ये वाली, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ये, जो कि एक टाइप का मार्कर जीन है। तो इसमें क्योंकि एक ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो इसमें इसका फायदा क्या है कि इसमें एक ही बार रेप्लिका प्लेटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। नो डाउट इसके अंदर ओरी सीक्वेंस भी है। यहाँ पे ये ओरी सीक्वेंस है जो कि हाई कॉपी नंबर सपोर्ट करेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पर यहाँ पे ये जो जीन है यहां से लेके यहां तक जो कोड कर रहा है, ये वाला, ये जो जीन जो यहां से लेके यहां तक कोड कर रहा है, इसे ये जीन कोड, इस जीन को हम कहते हैं लैक जेड जीन। इस जीन को हम क्या कहते हैं? लैक जेड जीन। और एक चीज याद रखना कि अगर ये जीन एक्टिव होता है तो ये लैक जेड जीन एक एंजाइम बनाता है जिसको हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसिडेस। बीटा गैलेक्टोसिडेस। और अगर ये एंजाइम बनता है तो ये एंजाइम क्या करता है, एक सबस्ट्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स गैल, जो कि एक टाइप का कलर देने वाला सब्सटेंस है।
एक्स गैल एक टाइप का कलर, मतलब क्रोमोजेनिक सब्सटेंस बोलते हैं इसको हम, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है, इस एक्स गैल को कन्वर्ट कर देता है ब्लू कलर में, ब्लू कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है इसको। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो जीन है, ये जीन का नाम है लैग-जेड जीन, और ये लैग-जेड जीन कोड करता है इस एंजाइम के लिए, और ये एंजाइम अगर बनता है तो वो एक सबस्ट्रेट को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। वो सबस्ट्रेट का नाम है एक्स गैल, मतलब गैलेक्टोस, उसको तोड़ के ब्लू कलर के उसमें कन्वर्ट कर देगा ये। तो इसी लैग-जेड जीन के अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, इसके अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, बहुत सारे, इको R1, बैम H1, ऐसे बहुत सारे हैं, समझ रहे हो, हिंड 2, बहुत सारे हैं इसके अंदर। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि इसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है, इसके अंदर क्या है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है इसके अंदर, ठीक है। अब ये आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर में बता रहा हूं, PUC19 का है। अब देखिए क्या है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। अगर मैं कोई भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करता हूं और उसके मदद से मैं अपना फॉरेन जीन, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहां पे मैं अगर फिट करता हूं, इंटीग्रेट या इनकॉर्पोरेट करता हूं, तो मेरा लैग-जेड वाला जीन तब एक्टिव होगा कि इनएक्टिव हो जाएगा, बताइए। Inactive. हाँ, मान लीजिए कि मैंने क्या यूज किया, मैंने इको R1 की मदद से कोई फॉरेन जीन इंसर्ट किया, फॉरेन जीन इंसर्ट किया मैंने, तो इंसर्ट करने पर वो फॉरेन जीन जब मैं अगर यहां पे लगा दूंगा इको R1 की मदद से, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, तुमको पता है रेस्ट्रिक्शन साइट उधर कट करेगा और उस जगह पे मेरा फॉरेन जीन आके बैठ जाएगा। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कल मैंने पढ़ाया था कि जब कोई फॉरेन जीन किसी जीन पे आके इंसर्ट होता है तो वो पूरा का पूरा जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, याद आ रहा है, कल कल ही पढ़ाया था मैंने। Yes, sir. तो इंसर्ट करने की वजह से मेरा लैग-जेड जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, इसकी वजह से मेरा लैग-जेड जीन हो जाएगा इनएक्टिव, और वो जीन इनएक्टिव होगा तो ये एंजाइम नहीं बन पाएगा, और ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये सबस्ट्रेट को ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो देखिए क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो अब इस केस में मुझे दो ही पॉसिबिलिटी मिलेगी कि मान लीजिए कि मैंने ये जो प्लाज्मिड है और इसके अंदर मेरा ये लैग-जेड जीन है, ठीक है, और यहां पे क्या है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, और ये कोड कर रहा है लैग-जेड जीन के लिए, और मैंने ये किसी बैक्टीरिया के अंदर डाला, ये किसी बैक्टीरिया में डाला मैंने, तो मुझे दो पॉसिबिलिटी मिलेगी। दो पॉसिबिलिटी ये मिलेगी कि मुझे सिर्फ या तो ट्रांसफॉर्मेंट मिलेगा, मेरे को, और एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें प्लाज्मिड गया है, जिसमें मेरा ये PUC19 गया हुआ है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में क्या हुआ, PUC19 गया ही नहीं है, वो बैक्टीरिया ऐसा का ऐसा ही है। पर ट्रांसफॉर्मेंट में भी फिर मेरे को दो पॉसिबिलिटी मिल सकती है, या तो मेरे को रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट मिलता है,
या तो मेरे को नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट मिलता है। तुमको पता है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते होंगे? कि बैक्टीरिया होता होगा और यहाँ पे उसके अंदर प्लाज्मिड गया होगा और उसमें अपना फॉरेन जीन होगा। इसमें प्लाज्मिड गया है पर फॉरेन जीन नहीं गया हुआ है। बराबर, ये पता है कि नहीं? Yes, sir. कल ही पढ़ाया था मैंने ये। ओके, ये देखो। तो अब यहाँ पे मुझे एक ही बार रेप्लिका प्लेटिंग करनी पड़ती है। जैसे कि मान लो ये मेरा मास्टर प्लेट है, ये है मास्टर प्लेट, और ये मास्टर प्लेट पे मुझे कॉलोनीज मिली है। एक 12 बजे, एक 3 बजे, एक 6 बजे और एक 9 बजे। ठीक है, और मैंने वही एक और प्लेट बनाया है जिसको मैं बोलूंगा रेप्लिका प्लेट। मुझे एक ही बार रेप्लिका प्लेटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। और इस रेप्लिका प्लेट पे मैंने क्या डाल के रखा है? मैंने इसमें ऑलरेडी एंटीबायोटिक डाल के रखा है, एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन डाला है मैंने। और मुझे यहाँ पे कॉलोनीज मिल रही है 3। मुझे मिली एक कॉलोनी 12 बजे, 3 बजे और एक 6 बजे मिली कॉलोनी। 9 बजे वाली कॉलोनी मिली नहीं। और मैंने किससे डाला था? वो वुडन ब्लॉक। तुमको पता है लकड़ी का ऐसा वुडन ब्लॉक होता है जिसके ऊपर वेलवेट क्लॉथ होता है, मलमल का कपड़ा लगा होता है ऐसे। वुडन ब्लॉक, याद करिए। तो इसकी मदद से मैंने वो कल्चर को उठा के इधर डाला, पर मेरे को ये वाला कल्चर नहीं मिला। ये वाला कल्चर नहीं मिला यहाँ पे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वाला जो कॉलोनी है वो कैसा है? ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है? Non-transformant. हाँ, क्योंकि उसमें प्लाज्मिड गया ही नहीं है तो एम्पीसिलिन वाला जीन भी नहीं होगा। Yes, sir. तो ये होगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और मेरे को ये कॉलोनी मिली है, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेंट है। इसमें भी मोर प्रिसाइजली मुझे एक कॉलोनी ब्लू कलर की मिली है। मेरे को एक कॉलोनी ब्लू कलर की मिली है और बाकी की 2 कॉलोनी ऐसी नॉर्मल कलरलेस। चलो ये कॉलोनी इसको मैं व्हाइट दे देता हूं, कलरलेस है वो। ठीक है, यूजुअली आप कभी भी लैब में कोई भी कल्चर ग्रो करते हो, लैब में जब कोई भी कल्चर ग्रो करते हो तो कोई भी बैक्टीरिया जब ग्रो होता है तो वो कलरलेस ही अपीयर होता है, मतलब व्हाइट कलर का ही अपीयर होता है। तो मेरे को यहाँ पे 2 कॉलोनी अभी भी कलरलेस मिल रही है। तो उससे क्या समझ में आ रहा है? और जो ब्लू कलर की कॉलोनी मिल रही है उससे क्या समझ में आ रहा है? मैं लिखता हूं यहाँ पे कि जो ब्लू कलर की कॉलोनी मिल रही है इसका मतलब वो वाला कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है? सोच समझ के बताओ निकिता। ब्लू कलर वाला कॉलोनी कैसा होगा? रिकॉम्बिनेंट वाला कि नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला? देखो यहां पे बताता हूं। तुमको पता है कि रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट जो है, यहां के लेग जेड के ऊपर, ये देखो यहां के लेग जेड के ऊपर कोई फॉरेन जीन लग गया होगा। मान लो कि कोई फॉरेन जीन लग गया है, किसमें? रिकॉम्बिनेंट वाले ट्रांसफॉर्मेंट पे। तो रिकॉम्बिनेंट वाले ट्रांसफॉर्मेंट के ऊपर
फॉरेन जीन लग जाने की वजह से वो जीन क्या हो गया होगा, इनएक्टिव हो गया होगा। और वो जीन इनएक्टिव होने की वजह से क्या उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसिडेज वो बना पाएगा? नहीं। No, sir. ये नहीं बनेगा तो वो ब्लू कलर के सबस्ट्रेट को, सॉरी, वो किसी सबस्ट्रेट को क्या ब्लू कलर में कन्वर्ट कर पाएगा? No, sir. इसका मतलब ये प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के अंदर होगा वो बैक्टीरिया ब्लू कलर का होगा कि कलरलेस होगा? ये Colorless. कलरलेस होगा। तो मैंने यहां पे क्या किया था, मैंने यहां पे इसके अंदर एम्पिसिलिन डालने के साथ साथ एक्स गैल भी डाल के रखा था, जो कि एक सबस्ट्रेट था। एक्स गैल एक सबस्ट्रेट है। इसको हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कहते हैं क्योंकि ये ब्रेकडाउन होने पर ब्लू कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए हम इसको क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट भी कहते हैं। ब्रेकडाउन होने पर वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ब्रेकडाउन होने पर। तो जो ब्लू कलर वाला दे रहा है वो, अब मुझे बताओ कि वो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है? सोच समझ के बताना। यहां पे भी मैंने तुमको अभी वापस बताया था यहां पे कि अगर फॉरेन जीन जिस पे लगता है वो रिकॉम्बिनेंट है तो उसके केस में ये जीन इनएक्टिव, ये एंजाइम नहीं बनेगा, तो ये उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया में होगा वो बैक्टीरिया व्हाइट कलर का होगा कि ब्लू होगा? White color. मतलब रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट व्हाइट कलर के होते हैं। Yes, sir. Or इस- non-recombinant blue. इसका मतलब यस, इसका मतलब कि जो व्हाइट कलर का कॉलोनी होगा वो व्हाइट वाले कॉलोनी जो होंगे वो होंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और जो ब्लू कलर के कॉलोनी है इसका मतलब उनमें जीन गया ही नहीं है, मतलब इनमें लैग जेड जीन अभी भी एक्टिव है कि इनएक्टिव है? बताइए निकिता। ये जो ब्लू कलर वाला कॉलोनी है इसमें फॉरेन जीन गया ही नहीं, मतलब लैग जेड जीन अभी भी एक्टिव है कि Active. एक्टिव है, मतलब बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बन रहा है, तभी तो उसने Yes, sir. एक्स को कन्वर्ट कर दिया होगा ब्लू कलर में। इसके लिए ये कॉलोनी Yes, ब्लू sir. कलर की है। तो ये अभी बताऊंगा कि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। तो इससे समझ में आ जाएगा कि यस, ये दो कॉलोनी जो है वो रिकॉम्बिनेंट वाली है और ये वाली नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली है, ऐसे कंपेयर करने पर। तो यहां पे मुझे एक ही बार रेप्लिका प्लेटिंग करनी पड़ी। इसके लिए PUC 19 आज के डेट में ज्यादा यूज किया जाता है एज कंपेयर टू PBr322, क्योंकि PBr322 के अंदर हमको 2 बार रेप्लिका प्लेटिंग करनी होती थी क्योंकि उसमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, जबकि यहाँ पे एक ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। और आपने ऑलरेडी एक्स गैल डाल दिया है तो इससे समझ में आ जाएगा एक ही बार में, एक ही प्लेट में आप पता कर लोगे कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, प्लस कौन सा रिकॉम्बिनेंट है एंड कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। समझ में आया ये चीज? Yes, sir. तो हमने यहाँ पे वेक्टर में तीसरा वेक्टर पढ़ लिया, दैट इज PUC 19। चौथा वेक्टर भी पढ़ लेते हैं। चौथा वेक्टर जो आता है, वेक्टर पढ़ा रहा हूं, दैट इज TI प्लाज्मिड। ये TI प्लाज्मिड भी देखो, तुम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने के टाइम पे मैंने बताया था कि ये TI प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया के अंदर होता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। राइट, वो बैक्टीरिया का नाम मैं लिख दे रहा हूं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। और ये बैक्टीरिया जो होता है ये उसके अंदर का उसका जेनेटिक मटेरियल और ये उसके अंदर का TI प्लाज्मिड। तो जब भी हम TI प्लाज्मिड को देखते हैं तो TI प्लाज्मिड के अंदर एक सेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं tDNA। ये इतना पार्ट,
इस पार्ट को हम कहते हैं टीडीएनए। ठीक है, टीडीएनए कहते हैं इस पार्ट को हम। और इस टीडीएनए के अंदर इसको टीडीएनए, और ये पूरे प्लाज्मिड को हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, ये टीआई प्लाज्मिड के अंदर है टीडीएनए। तो यूजुअली ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसका टीडीएनए यहां से निकल के प्लांट के जीनोम में जाके फिट हो जाता है। ये बैक्टीरिया यूजुअली प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट करता है। ये बैक्टीरिया है और ये मान लो प्लांट है। तो ये जो प्लांट होता है ये यूजुअली जाके प्लांट के रूट्स में ऐसे गांठें बना देता है। मतलब ये जब भी बैक्टीरिया किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो प्लांट के रूट्स में ऐसे गांठें बन जाते हैं, ऐसे 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 गांठें बन जाते हैं। और इसी की वजह से उस डिजीज को हम कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज जब जब ये बैक्टीरिया किसी प्लांट को अफेक्ट करता है। यूजुअली वो प्लांट क्या होता है, डाइकॉट प्लांट होता है। ये बैक्टीरिया हमेशा डाइकॉट प्लांट को अफेक्ट करता है, डाइकोटिलिडॉन्स वाले प्लांट को। तो डाइकॉट प्लांट्स का अगर आप देखो तो डाइकॉट प्लांट के एग्जांपल में जैसे कि ले लो टोमेटो, सनफ्लावर। ठीक है, ये कुछ डाइकॉट प्लांट्स है, एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहां पे साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि ये बैक्टीरिया जो कि सॉइल में होता है वो यूजुअली डाइकोटिलिडॉन प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट करता है, और उनके रूट्स को ऐसे इन्फेक्ट करता है कि उनके रूट्स में ऐसे ऐसे गांठें बना देता है, जिसको हम बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। ठीक है, ये डिजीज को हम क्या कहते हैं, क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं इसको हम। ऐसे गांठे जैसा बना देता है। अब ये कैसे अफेक्ट करता है, यूजुअली ये अपना टीडीएनए जो है, ये टीडीएनए निकल के यहां से प्लांट के जीनोम में जाके फिट हो जाता है। जैसे कि मैं यहां पे एको डायग्राम अगर बनाऊं तो मान लीजिए कि ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। और ये रहा इसका टीआई प्लाज्मिड, और ये टीआई प्लाज्मिड में क्या है, इसका टीडीएनए। ये देखिए, ये इसका टीडीएनए, और ये प्लांट का जीनोम है। ये किसका जीनोम है, ये प्लांट सेल है। तो ये बैक्टीरिया करता क्या है, पहले तो ये पूरा का पूरा टीआई प्लाज्मिड इस प्लांट सेल के अंदर आ जाएगा। ये प्लांट सेल है ये। तो ये टीआई प्लाज्मिड पहले यहां से निकलकर, पूरा यहां से निकलकर पहले आ जाएगा किसमें, प्लांट सेल के अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये टीआई प्लाज्मिड प्लांट सेल के अंदर आ गया। और ये प्लांट सेल के अंदर का जीनोम है ये। तो करेगा क्या कि ये टीआई प्लाज्मिड जो अभी भी है वो अपना टीडीएनए यहां से निकालेगा। यहां से अपना टीडीएनए निकालेगा, और ये टीडीएनए यहां से निकलकर प्लांट के अंदर जाके फिट हो जाएगा। इसके लिए वो टीडीएनए का फुल फॉर्म है, ये जो टीडीएनए है, इस टीडीएनए का फुल फॉर्म है ट्रांसफर डीएनए। क्योंकि वो पार्ट जो है
टीआई प्लाज्मिड का वो वाला पार्ट जो है वो यहां से निकल के प्लांट के जीनोम में जाके फिट हो जाएगा, प्लांट के जीनोम में जाके इंटीग्रेट हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे प्लांट के जीनोम का एमआरएनए बनेगा, इस टीडीएनए का भी एमआरएनए बनेगा। और तुमको पता है ना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यस सर। जीन से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है जिसको हम प्रोटीन। ट्रांसलेशन कहते हैं। तो फाइनली ये टीडीएनए का भी प्रोटीन बनेगा कि नहीं, यस सर। और ये टीडीएनए का प्रोटीन बनने की वजह से ना ये प्लांट के अंदर ऐसे ऐसे गांठे बन जाएंगे, ये प्लांट में ऐसे गांठे बन जाएंगे ये, जिससे ये प्लांट को डिजीज हो जाएगा, और उसी डिजीज को हम कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि अरे ये टीआई प्लाज्मिड बड़े काम की चीज है, ये टीआई प्लाज्मिड बड़े काम की चीज। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्यों ना हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए में फिट कर दे। जैसे कि मान लो कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये चलो ये मैं एक डीएनए बना रहा हूं, और ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये कोई भी जीन हो सकता है, मेरे को प्लांट के अंदर फिट करना है। हो सकता है कि ये जीन से प्लांट को डिजीज नहीं होगा, अगर ये जीन मैंने प्लांट में डाल दिया तो प्लांट को डिजीज नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जीन को पहले किस में फिट करूंगा, टीडीएनए के अंदर फिट करूंगा। ये देखिए, ये टीडीएनए के अंदर मैंने इस जीन को फिट किया, ये देखिए, ये मैंने इसको फिट किया, मैंने मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको मैंने किस में फिट किया, टीडीएनए के अंदर फिट किया। और बाद में तुमको पता है कि और इस बैक्टीरिया को अब मैं किससे इन्फेक्ट कर बैक्टीरिया को अलाउ करूंगा इस प्लांट को इन्फेक्ट करने में। तो साथ ही साथ इसी टीडीएनए के अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आप लोग देख रहे हो ये पिंक कलर का, और जब ये टीडीएनए निकल के प्लांट के जीनोम में लगेगा तो साथ ही साथ मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी प्लांट के जीनोम में लग जाएगा कि नहीं, बताइए। यस सर। और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरे प्लांट के जीनोम में लग जाएगा, और फाइनली मेरा प्लांट जो है वो आगे जाके कुछ अच्छा काम करेगा, डिजीज नहीं होगा, या उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, या वो एनवायरमेंट स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकता है, या उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीजें, या उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगा, जो मैंने तुमको बायोटेक में पढ़ाया था। तो यहाँ पे मैं टीआई प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर के तौर पे यूज कर रहा हूँ, एज अ डीएनए वेक्टर के तौर पे यूज कर रहा हूँ, और मैं तुमको टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ वेक्टर। तो यहाँ पे मेरा टीआई प्लाज्मिड भी एक टाइप का वेक्टर है, और पर्टिकुलरली मैं टीआई प्लाज्मिड ये वाला डीएनए वेक्टर तब यूज करता हूं अगर मेरा होस्ट सेल प्लांट है, वो भी पर्टिकुलरली डाइकॉट प्लांट, तब मैं टीआई प्लाज्मिड एज अ वेक्टर के तौर पे यूज करता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इट इज ओनली यूज्ड व्हेन द होस्ट सेल इज डाइकॉट प्लांट, या कोई भी प्लांट सेल होगा ना, किसी प्लांट सेल के अंदर जब मेरे को जीन डालना है तब मैं यूजुअली ये यूज करता हूं, टीआई प्लाज्मिड। बोलो समझ में आई ये चीज? यस सर। गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज नेक्स्ट वेक्टर की तरफ जा रहे हैं। टीआई प्लाज्मिड के अलावा जो नेक्स्ट वेक्टर है वो है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज मतलब वायरस, बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या होता है, वायरस। वायरस। हाँ, तो दो तरीके के बैक्टीरियोफाज है, एक है M13 बैक्टीरियोफाज, और एक है लैम्डा बैक्टीरियोफाज। ये तो तुम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, लैम्डा बैक्टीरियोफाज बोलो या टी।
होता क्या है इनके अंदर कि ये बैक्टीरिया ऐसे ही होते हैं, और ये इनके अंदर का डीएनए है। अगर इनके डीएनए को मैं थोड़ा बड़ा करूं, ये देखो, ये डीएनए को आप ध्यान से जरा देखो, तो इनका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही है, नो डाउट। इनका डीएनए कैसा, डबल स्ट्रैंडेड ही है, पर बीच में एक साइड से ना कुछ एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है। मतलब वापस बनाता हूं, ये देख, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, पर कुछ साइड जो है इसका वो ओवर हैंगिंग है। ये वाला साइड सिंगल स्टैंडर्ड और ये भी सिंगल स्टैंडर्ड है, ये ओवर हैंगिंग एंड है। इसे हम कहते हैं कॉस साइट, कॉस साइट कहते हैं इसको, कॉस साइट। ये कॉस साइट जो होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और ये 12 बेस पेयर्स होते हैं इधर, 12 बेस पेयर्स सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, और 12 बेस पेयर्स होते हैं। बस कुछ नहीं, हमने इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट कर दिया है। हमारा जो भी टारगेट जीन है, हमारा कोई भी टारगेट जीन है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमने इसमें फिट कर दिया। ये देखिए, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे फिट कर दिया है। और तुमको तो पता है कि बैक्टीरिया हमेशा कैसे इन्फेक्ट करता है। तुमको एचआईवी के टाइम पे मैंने पढ़ाया था कि मान लो कि ये बैक्टीरिया है, ये इतना बड़ा अगर बैक्टीरिया है तो इतना छोटा सा वायरस होगा, और वो अपना डीएनए जब इंजेक्ट करता है तो ये वायरस के अंदर से डीएनए निकला है, ये वायरस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल है। वो जेनेटिक मटेरियल आगे जाके इस बैक्टीरिया के जीनोम में जाके फिट हो जाता है, पता है कि नहीं? ये आगे जाके इस बैक्टीरिया के जीनोम में फिट हो जाएगा, और फिट होने पे ये रहा ये बैक्टीरिया का जीन। ये देखो, ये उस वायरस का जीन है। तो ये वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, वायरस हमेशा क्या करता है, किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर ऐसे बैठेगा, पहले किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर ऐसे पहले बैठेगा, और बैठने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल डालेगा, और इसका जेनेटिक मटेरियल जाके बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में लग जाएगा, और ये बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में लग गया। अब क्या होगा, जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा वैसे वैसे वायरस का जीन भी मल्टीप्लाई होगा, और वायरस अपना प्रोटीन बनाएगा, और वायरस के प्रोटीन से बाद में फाइनली वायरस इस बैक्टीरिया को किल कर देगा। ये पता है कि नहीं तुम्हें? यस सर। हाँ, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि हमेशा कोई भी वायरस, जैसे कि ये एक वायरस है, ये एक वायरस था, ये एक वायरस था, और ये वायरस ने किस पे अटैक किया, एक बैक्टीरिया पे अटैक किया। कैसे बैक्टीरिया पे अटैक किया? क्योंकि जब भी वायरस किसी बैक्टीरिया पे बैठता है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करेगा, और उसका जेनेटिक मटेरियल फाइनली जाके बैक्टीरिया के जीनोम में जाके फिट हो जाएगा। और जैसे जैसे बैक्टीरिया का प्रोटीन बनेगा, एमआरएनए और प्रोटीन बनेगा, वैसे वैसे वायरस का भी एमआरएनए और प्रोटीन बनेगा, और फाइनली बहुत सारे बेबी वायरसेस बनेंगे जो उस बैक्टीरिया को रप्चर कर देंगे, फाड़ देंगे, और रप्चर करके बाहर निकल जाएंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि बैक्टीरिया का जीनोम जब जाके, सॉरी, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल जाके बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में जाके जब फिट हो रहा है, तो क्यों ना हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस वायरस के ही जेनेटिक मटेरियल में डाल दें। एक बार आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि ये जो है वो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है? ये क्या था, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वायरस के जेनेटिक मटेरियल में फिट कर दे, और तब उस वायरस को बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवाए, तब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया के जीनोम में लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए? यस सर। तो बस यही था, यहाँ पे हमने पूरे के पूरे वायरस को एक वेक्टर के तौर पे यूज किया है। पूरा का पूरा वायरस को आपने एक वेक्टर के तौर पे यूज किया है। आपने वायरस के
जेनेटिक मटेरियल को निकाल के उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट करवा के उस वायरस में वापस डाल के अब आप उस वायरस को इन्फेक्ट कर रहे हो बैक्टीरिया से, मतलब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवा रहे हो उसी वायरस से। तो यहाँ पे ये दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम है, दोनों के अंदर यही कॉस साइट दिखता है। बस फर्क इतना है कि ये जो होता है लैम्डा बैक्टीरियोफाज, वो कुछ 25 किलो बेस पेयर तक के फॉरेन डीएनए को एकोमोडेट कर सकता है, जबकि M13 बैक्टीरियोफाज कुछ 5 से 10 किलो बेस पेयर तक के ही 5 से 10 किलो बेस पेयर तक के ही फॉरेन डीएनए को एकोमोडेट करेगा। बोलो आ रही है बात समझ में? यस सर। सर बट इसका बेनिफिट क्या है, क्यों कर रही है सब? इसका बेनिफिट ये है कि हम यहाँ पे अलग अलग वेक्टर क्यों यूज कर रहे हैं। हम अलग अलग वेक्टर इसके लिए यूज कर रहे हैं कि वो डिपेंड करता है अलग अलग होस्ट पे। अब तुमको पता है मैंने रेट्रोवायरस पढ़ाया था एचआईवी के केस में, याद करो रेट्रोवायरस, वो भी तो ऐसे ही यस सर। तो रेट्रोवायरस का स्ट्रक्चर कैसा था? रेट्रोवायरस देखो ऐसा था, रेट्रोवायरस ये ऐसा था और बाहर बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन थे, याद आ रहा है? यस सर। तो रेट्रोवायरस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल था, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, उसके अंदर हमने डीएनए फिट किया था। और रेट्रोवायरस के अंदर 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था। तो यूजुअली रेट्रोवायरस किसको इन्फेक्ट करता है? हमको इन्फेक्ट करता है ना, क्योंकि एचआईवी का वायरस भी एक टाइप का रेट्रोवायरस था। यस सर। हम तो एनिमल है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि रेट्रोवायरस को अगर मैं एज अ वेक्टर के तौर पे यूज कर रहा हूं, तो अगर मेरे को मेरा फॉरेन जीन किसी एनिमल सेल में डालना है तो मैं एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशंस वाला बैक्टीरिया यूज करूंगा, उसका टीआई प्लाज्मिड वाला यूज करूंगा कि रेट्रोवायरस यूज करूंगा? बताइए। रेट्रोवायरस। तो मैं यहां पे रेट्रोवायरस को यूज करूंगा तब जब मेरा होस्ट सेल क्या है? एनिमल है, एनिमल सेल है होस्ट। मैं एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशंस वाला कब यूज करूंगा? जब प्लांट होस्ट होगा। हाँ, जब होस्ट सेल वो मेरा, भी डाइकोट। तो यहाँ, हाँ वो भी डाइकोट। तो यहाँ पे होस्ट सेल जैसे जैसे डिफर करता है ना, वैसे वैसे मैं अलग अलग टाइप के वेक्टर यूज करता हूं। और अभी तुमने जो मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर ये क्या डिफरेंस है फिर इसके अंदर, ये T4 बैक्टीरियोफाज क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये जैसे जैसे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, मेरा जो डिजायर्ड जीन है, तो मेरे डिजायर्ड जीन का लेंथ जैसे जैसे अगर मान लो बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर मेरे डिजायर्ड जीन का लेंथ जो है वो 10 किलो बेस पेयर का या 25 किलो बेस पेयर का है, मेरा मेरा जो टारगेट जीन है, मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो 25 किलो बेस पेयर का लेंथ है, तो क्या मैं बताओ PUC19 यूज कर सकता हूं? PUC19 की कैपेसिटी कितनी थी? मैक्स टू मैक्स 7 किलो बेस पेयर तक की थी, 7 से 8। यस सर। PBr322 की कैपेसिटी कितनी थी? 4.3 किलो बेस। 4.3। तो ये कैपेसिटी के बेसिस पे हमको अलग अलग वेक्टर डिजाइन करना पड़ रहा है। तो यहां पे मैं इतना ही कह रहा हूं कि M13 बैक्टीरियोफाज भी फॉरेन डीएनए को एकोमोडेट कर सकता है, बट मैक्स टू मैक्स 10 किलो बेस पेयर तक ही एकोमोडेट कर सकता है, जबकि लैम्डा या T4 बैक्टीरियोफाज मैक्स टू मैक्स 25 किलो बेस पेयर तक के डीएनए को एकोमोडेट कर सकता है। तो हम जो वेक्टर, ये तो बनाया हुआ नहीं है, ये तो नेचुरल है। हमने जो अभी तक बनाया हुआ पढ़ा है वो तो 2 ही पढ़े, PBr322 और PUC19 पढ़े। बाकी तो जो हमने एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशंस के अंदर जो टीआई प्लाज्मिड देखा वो नेचुरल है, ये वायरसेस भी नेचुरली है, बट यस दे कैन आल्सो टेक फॉर जीन ऑफ इंटरेस्ट। बट ये अलग अलग इसके लिए क्योंकि अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का लेंथ वेरी होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमको चूज करना होता है कि हम कौन सा वेक्टर यूज करेंगे। बताइए समझ में आया आपको ये? यस सर। हाँ, इसको एक बार नोट डाउन जरूर कर लो। प्लांट सेल रहेगा तो क्या होगा और एनिमल सेल रहेगा तो क्या होगा? ये जरूर याद रखना कि इनके अंदर अगर हम वायरस यूज करते हैं ना तो उनके अंदर ओवर हैंगिंग एंड्स होता है, जिसको हम कॉस साइट कहते हैं, वो जो कि 12 बेस पेयर का बना होता है, ओवर हैंगिंग एंड्स। एक और आर्टिफिशियल वेक्टर प्रिपेयर किया गया, डीएनए वेक्टर, जिसका नाम दिया गया कॉस्मिड। कॉस्मिड भी एक आर्टिफिशियल वेक्टर है ये।
यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये भी एक टाइप का क्या है, आर्टिफिशियल वेक्टर ही है। पर पता है इसको ना दो कंसेप्ट का मिक्स करके बनाया गया है। एक तो नेचुरल प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया का, पता है नेचुरल प्लाज्मिड होता है वो, प्लस इसमें कॉस साइट लिया गया है। कॉस साइट लिया गया है मतलब कॉस साइट किसका होता था, बैक्टीरियोफाज के पास पता है कॉस साइट होता था। ये देखिए पीछे अभी अभी बताया था कि बैक्टीरियोफाज के अंदर ऐसे कॉस साइट्स होते हैं। तो इसमें दो वेक्टर का कंसेप्ट मिला के बनाया गया है, मतलब ये ऐसा आर्टिफिशियल वेक्टर बनाया है जिसमें प्लाज्मिड और कॉस साइट, तो कॉस्मिड नाम दे दिया इसको, देखो क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफाज का कॉस साइट लिया गया है और प्लाज्मिड, इसके लिए नाम दे दिया कॉस्मिड। आर्टिफिशियल वेक्टर ही है पर इसमें भी ओवरहैंगिंग एंड्स है, ओवरहैंगिंग एंड्स है दोनों भी एंड्स पर, और इनकी कैपेसिटी और भी ज्यादा है, लगभग 30 to 40 किलो बेस पेयर तक के फॉरेन डीएनए के लेंथ को ये लोग एकोमोडेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख भी रहा हूं कि दे कैन accommodate about 30 to 40, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 45 किलो बेस पेयर तक के फॉरेन डीएनए को एकोमोडेट कर सकते हैं। बोलो ये चीज समझ में आ रहा है आपको? यस सर। उसके बाद भी आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाए गए और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर दिया साइंटिस्ट लोगों ने। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो थे ये बहुत काम आए थे ड्यूरिंग स्टडी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब पढ़ाई हो रही थी कि पूरा का पूरा सीक्वेंसिंग तैयार करना था ह्यूमन के जीनोम का, स्टडी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो उसमें आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का यूज किया गया था। तो यहां पे दो तरीके के आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाए गए थे, एक का नाम था बैक और एक का नाम था यैक। बैक का फुल फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और एक का नाम था यैक। यैक स्टैंड्स फॉर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यूजुअली ये वाला क्रोमोसोम किसमें यूज किया गया था, प्रोकैरियोटिक के जीनोटाइप को स्टडी करने के लिए, और ये वाला यूकैरियोटिक के जीनोटाइप को स्टडी करने के लिए। यैक स्पेसिफिकली यैक यूज किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, है ना, स्पेसिफिकली यैक यूज किया गया था क्योंकि ईस्ट एक फंगस है और फंगस के अंदर यूकैरियोटिक सेल है और हम भी तो यूकैरियोटिक ही है, तो यस सर। ये यूज किया गया था। अभी यह है कि इनको इसके लिए डिजाइन किया गया था क्योंकि इस बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की कैपेसिटी कितनी थी, लगभग 500 किलो बेस पेयर तक के फॉरेन डीएनए को एकोमोडेट करने की थी, और इसकी तो लगभग 1 मिलियन बेस पेयर्स। सोचिए, मैंने कल ही कहा था 1000 किलो बेस पेयर मतलब 1 मेगा बेस पेयर, सॉरी, तो ये 1 मेगा बेस पेयर है, कल ही मैंने लिखा था, याद कीजिए। 1000 बेस पेयर मतलब 1 किलो बेस पेयर, और 1000 किलो बेस पेयर मतलब 1 मेगा बेस पेयर। याद आया ये चीज? यस सर। तो यही चीज था। तो इसके अकॉर्डिंग हम यही पढ़ रहे हैं कि आपको एग्जाम में ऑर्डर पूछते हैं, एग्जाम में आपको क्या पूछते हैं, ऑर्डर। तो मैं यहां पे कहूंगा कि सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है, यैक की है, क्योंकि वो 1 मेगा बेस पेयर तक के फॉरेन डीएनए को ले सकता है। उसके बाद किसकी कैपेसिटी आती है, बैक की, क्योंकि वो 500 किलो बेस पेयर तक के फॉरेन डीएनए को ले सकता है।
उसके बाद किसकी कैपेसिटी आती है, कॉस्मिड की, क्योंकि वो लगभग 40 किलो बेस पेयर्स या 45 किलो बेस पेयर्स तक के फॉरेन डीएनए को लेता था। उसके बाद आता था लैम्डा बैक्टीरियोफाज, लैम्डा बैक्टीरियोफाज, मैं इसको नीचे लिखता हूं, या एक सेकेंड, T4 बैक्टीरियोफाज लिखता हूं मैं। ये लगभग कितना 25 to 30 था। उसके बाद आता था M13, ये भी लगभग 5 से 10, और उसके बाद आता था PUC19 और PBr322 भी बोल सकते हो आप। और तब फाइनली क्या आता था, नॉर्मल प्लाज्मिड। देख रहे हो, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। मैं इधर एक बार लिख दूं, ये 1 मेगा बेस पेयर है, ये 500 किलो बेस पेयर्स तक के फॉरेन डीएनए को ले सकता है, ये अप्रोक्सीमेटली 45 किलो बेस पेयर्स तक के फॉरेन डीएनए को ले सकता था, ये 25 to 30, ये 5 to 10, ये लगभग 4.3 to 7 किलो बेस पेयर्स। 4.3 किलो बेस पेयर्स पकड़ लो, और ये हो गया आपका 2 किलो बेस पेयर्स। बोलो, ये चीज समझ में आया? यस सर। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, 4.3 किलो बेस पेयर्स। ऐसे ही अभी भी हमारा वेक्टर चल ही रहा है, तो एक वेक्टर और है जिसका नाम दिया गया शटल वेक्टर। ये भी एक आर्टिफिशियल वेक्टर है, ये भी एक टाइप का कैसा है, आर्टिफिशियल बनाया हुआ वेक्टर है। पर इसकी क्या खासियत है, इसमें दो ओरी सीक्वेंस है, दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दो ओरी सीक्वेंस होने की वजह से क्या है कि एक ओरी सीक्वेंस जो है वो मदद करता है प्रोकैरियोटिक सेल में रेप्लिकेट होने के लिए, और एक ओरी सीक्वेंस जो है वो मदद करता है यूकैरियोटिक सेल में रेप्लिकेट होने के लिए। इसके लिए इसको शटल बोला है, बोथ। यूजुअली ये वेक्टर का हाई कॉपी नंबर दोनों भी टाइप के सेल में है, प्रोकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक में भी है। इसके लिए इसको बनाया ही ऐसा है कि इस वेक्टर को हम दोनों भी टाइप के होस्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो ओरी सीक्वेंस डिजाइन किए गए। एक ओरी सीक्वेंस डिजाइन किया गया है ताकि वो रेप्लिकेशन फास्ट करवाए प्रोकैरियोटिक सेल में, और दूसरा ओरी सीक्वेंस डिजाइन किया गया है ताकि वो उसको रेप्लिकेट करा सके फास्ट इन यूकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ पे दो ओरी सीक्वेंस वाले मैंने आपको बता दिए, इसको हम बोलते हैं शटल वेक्टर। और वैसे ही एक रेट्रोवायरस करके भी मैंने आपको बताया था, रेट्रोवायरस, उसको हम तब यूज करते हैं जब हमारा होस्ट सेल क्या होता है, एनिमल सेल होता है। व्हेन होस्ट इज एनिमल सेल। एंड लास्ट, जंपिंग जीन्स। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। जंपिंग जीन्स, या इसको हम मोबाइल जीन्स भी कहते हैं, इसको भी एज अ वेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है। इसको डिस्कवर किया था मैकक्लिंटॉक ने मेज में। सो इट इज डिस्कवर्ड बाय मैकक्लिंटॉक इन मेज में डिस्कवर किया था। दो तरीके के जंपिंग जीन्स होते हैं एक्चुअली। दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं टाइप 1,
जिसको हम आरएनए ट्रांसपोजॉन्स भी कहते हैं। या रेट्रो ट्रांसपोजॉन भी कहते हैं। और एक होते हैं टाइप 2, जिसको हम डीएनए ट्रांसपोजॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये जंपिंग जीन्स आपने कभी सुना है कि नहीं सुना है, बताइए निकिता। जेनेटिक्स में आपने सुना होगा यस सर। कि जंपिंग जीन्स जो होते हैं वो जीन किसी एक क्रोमोसोम से निकलकर दूसरे क्रोमोसोम पे चले जाएगा, या उसी क्रोमोसोम के एक पार्ट से निकलकर उसी क्रोमोसोम के दूसरे पार्ट पे चले जाएगा। तो ये दो तरीके के डीएनए वाले क्या होते हैं कि वो डायरेक्टली डीएनए जो है वो एक जगह से जंप करके दूसरे डीएनए पे जाके लग जाएगा। ये मान लो कि ये वाला डीएनए और ये पूरा डीएनए ही है, वो यहां से निकलकर दूसरे डीएनए में जाके फिट हो गया। समझ रहे हो, देखो एक डीएनए यहां से निकल के सीधा जाके दूसरे में जाके फिट हो गया। सॉरी, ये डीएनए वाला मैंने बताया, आरएनए वाला सॉरी सॉरी सॉरी, पहले इसका कॉपी बनेगा, पहले इसका एमआरएनए बनेगा, और फिर ये एमआरएनए आगे जाके किसी दूसरे डीएनए में जाके फिट होगा। ये एमआरएनए से वापस बनेगा डीएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पता है ना, वापस यस सर। एमआरएनए डीएनए बनाएगा, उस डीएनए को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं फिर, और तब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जाके किसी दूसरे डीएनए में जाके फिट हो जाएगा। देखिए, और इसके पहले वाला जो मैंने बनाया था वो डायरेक्टली वो ये वाला था। तो ये डायरेक्ट डीएनए ट्रांसपोजन है। ये डीएनए एक जगह से निकल के जाके दूसरे डीएनए में फिट हो गया। समझ में आया ये चीज? यस सर। तो ये आरएनए ट्रांसपोजन इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये डीएनए डायरेक्टली निकल के दूसरे डीएनए में फिट नहीं होगा, पहले ये डीएनए का एमआरएनए बनेगा, फिर वो एमआरएनए से डीएनए बनेगा, और तब वो डीएनए जाके फिट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका कॉपी बन रहा है और पेस्ट बन रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा इट इज कॉपी एंड पेस्ट टाइप। यहाँ पे इसको रब करके एक बार लिखता हूं, इट इज कॉपी एंड पेस्ट टाइप। कि पहले आपका वो जो ट्रांसपोजॉन है, ये आपका जो ट्रांसपोजॉन है, इसका पहले कॉपी बनेगा और तब जाके ये पेस्ट होगा किसी दूसरे में। तो इसके लिए मैं इधर बोलूंगा इसको कि यहाँ पे ये जंपिंग ये जंक जीन्स बोलूंगा मैं। इसके लिए इनको मैं जंक जीन्स भी बोलता हूं, जंक जीन्स। पर मैं इसको जंक जीन्स नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पे कॉपी बन रहा है, कॉपी मतलब जंक, बहुत सारे कॉपीज बन रहे हैं, जंक। पर क्या इधर कॉपी बन रहा है? नहीं, इधर नो ये सर। डायरेक्टली निकल कर दूसरे के जाके फिट हो रहा है। तो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कट एंड पेस्ट वर्ड यूज करूंगा। सो ये वाले का क्या है, एक टाइप का कट एंड पेस्ट टाइप है। ये कट एंड पेस्ट टाइप, ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, यही क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आया ये चीज? यस सर। तो इसको मैं जंक जीन्स कह सकता हूं इस केस में, और टाइप 1 कहूं या आरएनए ट्रांसपोजॉन या रेट्रो ट्रांसपोजॉन कहूं। पर डीएनए ट्रांसपोजॉन को मैं कॉपी पेस्ट नहीं बोलूंगा, इट्स अ कट एंड पेस्ट वाला टाइप है। नोट डाउन कर लो इसको। यस सर, नोट कर लिया। ओके।
ठीक है, तो इसके साथ हमने हमारा जो 5th स्टेप था, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखा रहा था मैं आपको कि यहाँ पे जो हमारा 5th स्टेप था, दैट इज लाइगेशन ऑफ जीन, यहाँ पे लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद द वेक्टर डीएनए टू फॉर्म आर डीएनए, वो कंप्लीट हुआ है। 6th स्टेप हमारा होता है कि एक बार हमने जब आर डीएनए बना दिया, ये हमने क्या बनाया था, आर डीएनए, तो एक बार जब हमने आर डीएनए बना दिया, तब ये आर डीएनए को हमको किस में डालना है, होस्ट सेल में डालना है। तो वो होस्ट के अंदर डालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जैसे कि ये आर डीएनए, ये प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड के अंदर आपका फॉरेन जीन या डिजायर जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट है। अब ये फिट करने के बाद आपको इसको होस्ट सेल में डालना है। तो वही हमारे यहां से 6th स्टेप स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ आर डीएनए इनटू द होस्ट। इंट्रोडक्शन मतलब डिलीवरी। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 6th स्टेप हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ आर डीएनए इनटू दी होस्ट। तो उसके लिए हमको डालने के पहले ना, हमें पहले होस्ट सेल्स को केपेबल बनाना होगा। हमें होस्ट सेल को कुछ ऐसा करना होगा कि वो हमारा आर डीएनए ले ले। तो उसको ही हम कहते हैं वी हैव टू मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट। हमको पहले होस्ट को क्या बनाना है, कॉम्पिटेंट बनाना है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि होस्ट को पहले केपेबल बनाओ। केपेबल मतलब काबिल बनाओ ताकि वो आपका आर डीएनए ले ले। मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये कॉम्पिटेंट की स्पेलिंग समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, टू मेक केपेबल ऑफ टेकिंग आर डीएनए, पहले उसको केपेबल बनाओ ताकि वो आर डीएनए ले ले। अब देखिए, तो यहां पे दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे? एक है डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। मतलब डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मतलब क्या? इसमें आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पहले किसी वेक्टर में डालोगे, डीएनए वेक्टर में डालोगे, और तब आप उसको होस्ट में डालोगे। मतलब ये मान लो कि ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ये इसको आपने पहले किस में डाला? पहले आपने इसको किसी प्लाज्मिड वेक्टर में डाला, ये प्लाज्मिड वेक्टर में फिट किया, और तब आप इसको डालोगे किसी होस्ट के अंदर। तब आप इसको किसी होस्ट के अंदर डालोगे। तो यहां पे आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली जा रहा है कि वेक्टर के साथ जा रहा है? वेक्टर के साथ। तो वो वेक्टर भी तो डीएनए ही है ना, वो जो यस प्लाज्मिड। सर। इसके लिए इसको डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर कह रहे हैं, क्योंकि जो वेक्टर आप, जिस वेक्टर के अंदर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट कर रहे हो, वो वेक्टर भी तो डीएनए ही है। तो आप किसी डीएनए की मदद से अपने जीन को डाल रहे हो। और यहां पे मैं बोलूंगा डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मतलब क्या? यहां पे आपने कोई वेक्टर डीएनए लिया है क्या? नो सर। डायरेक्टली आप जीन को डाल रहे हो अंदर। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर पढ़ लेते हैं। ये देखिए, डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। अब इसमें दो है। अगर यहां पे होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल है तो एक अलग प्रोसेस है, और अगर यहां पे होस्ट सेल एक ईस्ट है तो एक अलग प्रोसेस है। होस्ट सेल क्या है यहां पे? ईस्ट, तो एक अलग प्रोसेस है। ईस्ट मतलब यूकैरियोटिक सेल एक टाइप का।
जो कि एक टाइप का क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। तो किया क्या, कुछ नहीं है, आपका आरडीएनए बैठा हुआ है बाहर, नो डाउट। आपने यहां पे एक बैक्टीरिया जो है, पहले उसको आपने आइस पे रखा, मतलब आपने एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, नो डाउट। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने अपना आरडीएनए भी डाला। आरडीएनए मतलब पता है ना आपको, ये वाला, ये ऐसा, और जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये, यस सर। और इसमें आपने बैक्टीरिया भी डाला हुआ है, ये बैक्टीरिया भी डाला हुआ है आपने, ठीक है, दोनों भी डाला है। तो पहले आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, पहले आप ये डालने के बाद आप पहले हीट करोगे 42 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी आइस पे रखोगे, आइस पे, पहले आप आइस पे रखोगे। उसके भी पहले, सॉरी, उसके भी पहले आप डालोगे कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड जब आप डालोगे, देखो मैं यहां पे एक चीज बता रहा हूं आपको कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और यहां पे क्या था, प्लाज्मिड है, और उसके पास उसका डीएनए है। छोटा सा प्लाज्मिड बनाता हूं, ये प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड में क्या है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये आरडीएनए, ये आपका होस्ट सेल है। अब ध्यान देना, स्टेप नंबर 1 मैंने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड डाला। तो कैल्शियम क्लोराइड आपको पता है आगे जाके दो में टूट जाएगा, आगे जाके किस में टूटेगा, दो में, एक तो कैल्शियम आयन में टूट जाएगा और एक क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। कैल्शियम आयन इतना छोटा होता है ना कि वो सेल मेम्ब्रेन को पार करके अंदर जा सकता है। तो कैल्शियम अंदर जाने से अंदर का चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। क्योंकि कैल्शियम आयन तो कैटायन एक टाइप का, कैटायन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये कैटायन एक टाइप का, कैटायंस आर पॉजिटिव चार्ज। तो कैल्शियम तो आराम से डिफ्यूज हो जाएगा अंदर, आयन बहुत ही छोटे होते हैं, वो तो इधर से उधर सेल मेम्ब्रेन में से इधर उधर होते रहते हैं। तो अंदर का पहले नेट चार्ज जो था बैक्टीरिया के अंदर का चार्ज हो गया पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो आरडीएनए है, जो कि डीएनए है, डीएनए का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, तो डीएनए नेचर में नेगेटिव है, ये याद रखना, ठीक है, डीएनए नेचर में नेगेटिव है, और आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। पर ये जाएगा यस कैसे, सर। जाएगा तो नहीं ना, जा नहीं पाएगा अंदर। तो पहले हमको क्या करना होगा, कैल्शियम क्लोराइड डालने के बाद अब हमें इसको आइस पे रखना होगा। इसको मतलब ये पूरे सेल को, ये क्योंकि हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बैक्टीरिया भी डाला है और आरडीएनए भी डाला है। अब हम इसमें क्या डाले, मैंने बताया कैल्शियम क्लोराइड डालोगे तो वो स्प्लिट हो जाएगा, तो कैल्शियम आयन अंदर चला गया, तो बैक्टीरिया का चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब आप इस पूरे टेस्ट ट्यूब को किस पे रखोगे, 42 डिग्री सेल्सियस पे डालोगे, मतलब थोड़ा सा हीट दोगे, सॉरी 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 सॉरी, आप रखोगे इसको आइस पे, आइस पे रखोगे, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो आइस पे रखने से क्या हो गया, फ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया सेल वॉल। क्या फ्रीज हो गया, सेल वॉल। ये बैक्टीरिया का सेल वॉल एकदम कड़क हो गया, कड़क, फ्रीज हो गया। जैसे कि आप देखो, कोई भी चॉकलेट जब आप रखते हो, चॉकलेट तो फ्रीजर में रखते हो तो कैसा वो चॉकलेट एकदम कड़क हो जाता यस सर। है ना। तो इसको पहले कड़क कर दिया। अब आप क्या करोगे, थोड़े टाइम के बाद इसको रखोगे 42 डिग्री सेल्सियस पे, थोड़ा सा हीट दोगे। तो हीट देने से क्या होगा कि वो जो वॉल था ना, वॉल में छोटे छोटे पोर्स हो जाएंगे, क्योंकि वो कड़क जो हुआ था पहले, अब वो कड़क थोड़ा सा टूटेगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होगा मतलब छोटा सा क्रैक आएगा। ये 42 डिग्री सेल्सियस पर जाने के से क्या होगा, सेल वॉल में क्या आएगा, छोटा सा क्रैक। वो क्रैक नहीं है, छोटा सा पोर है, वो क्रैक नहीं है, छोटा सा पोर आ गया सेल वॉल के अंदर, ये देखिए।
ये देखिए, ये सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे पोर बन गए, दिख रहे ये? यस सर। अब ये पोर बनने के से फायदा क्या होगा कि वो जो आरडीएनए वो अब अंदर आ सकता है कि नहीं? यस सर। ये आरडीएनए भी स्पोर के थ्रू अंदर आ जाएगा। क्यों अंदर आ जाएगा? क्योंकि आरडीएनए भी नेगेटिव चार्ज है और अंदर का नेट चार्ज भी पॉजिटिव है, और आपने हीट पे रखने की वजह से सेल वॉल में छोटा सा पोर आ गया, जिससे अब आरडीएनए अंदर आ सकता है। और आप एक जैसे ही आरडीएनए अंदर आ जाएगा, ये देखिए, जैसे ही आरडीएनए अंदर आ गया, ये देखिए, ये आरडीएनए अंदर आ गया, तब आप वापस से इसको वापस से आप आइस पे रख दोगे, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पे ऑलमोस्ट। तो वापस से सेल वॉल क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। सेल वॉल वापस से क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, मतलब कड़क हो जाएगा। और जो रप्चर्ड सेल वॉल था वो वापस से देखो फ्रीज हो गया, बंद हो गया। बोलो, आया समझ में ये चीज? यस सर। तो किस तरह से हमने हमारे आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर डाला? डायरेक्ट नहीं डाल रहे हम, पहले हमारे होस्ट सेल को केपेबल बना रहे, कॉम्पिटेंट बना रहे। कॉम्पिटेंट, वो वर्ड पीछे गया है, देखो यहां पे। पहले आप होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हो, कॉम्पिटेंट होस्ट बनाते हो आप। तो हमने क्या किया, कितना स्मार्टली काम किया। पहले हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला, स्टेप नंबर 1। ये देखिए, पहले कैल्शियम क्लोराइड डाला ताकि कैल्शियम आयन पॉजिटिव चार्ज है वो सेल के अंदर जाएगा और सेल का नेट चार्ज अंदर का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फिर हमने उसको किस पे रखा? आइस पे रखा, ताकि वो फ्रीज हो जाए, सेल वॉल एकदम कड़क हो जाए। फिर 42 पे हीट किया तो ताकि क्रैक आ जाए, पोर आ जाए। और उस पोर आने के बाद फिर हमने उसको वापस से आइस पे रख दिया, ताकि एक बार जैसे अंदर गया तो वो सेल वॉल वापस से बंद हो जाना चाहिए। ये बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए यही सेम स्टेप यहां पे भी है। बस फर्क क्या है इसमें कि यहां पे हमने कैल्शियम क्लोराइड की जगह पे लिथियम क्लोराइड डाला है, लिथियम क्लोराइड डाला हुआ है। इंस्टेड ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हमने यहां पे लिथियम क्लोराइड यूज किया हुआ है। आई बात समझ में ये चीज? यस सर। इसको नोट डाउन कर लो। ये मैंने आपको डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर बता दिया है। किया नोट डाउन? यस सर। ओके, तो ये था डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। सिया, आपको समझ में आ रहा है ये चीज? यस सिया, आर यू देयर? ठीक है। तो मैंने जैसे 2 टेक्निक बताया था, एक हमने डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर पढ़ लिया। तो डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर 2 थे, एक तो बैक्टीरियल सेल में डालने का और एक ईस्ट सेल में डालना। अब यहां पे आता है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, एकदम सिंपल टेक्निक है। तो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के अंदर हमने यहां पे डायरेक्टली जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेल के अंदर डालना है। तो एक है पहला मेथड, माइक्रो इंजेक्शन। ये माइक्रो इंजेक्शन आपने देखा होगा आईवीएफ करने के टाइम पे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, माइक्रो पिपेट की मदद से हम डायरेक्टली स्पर्म को देखो एग में डाल रहे थे, याद है? यस सर। तो यहाँ पे आप वैसे ही वही सेम माइक्रो पिपेट की मदद से आप कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेल के न्यूक्लियस के अंदर डाल रहे हो। कि ये सपोज कोई सेल है और ये उसके अंदर न्यूक्लियस है, ये उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, और आप इस माइक्रो पिपेट की मदद से, ये एक माइक्रो पिपेट है एकदम पॉइंटेड, इस माइक्रो पिपेट की मदद से आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो होस्ट सेल के अंदर डाल रहे हो बाय यूजिंग अ माइक्रो पिपेट। इसको मैं माइक्रो पिपेट ही कहता हूं मैं, ये है माइक्रो पिपेट। माइक्रो पिपेट की मदद से आप डायरेक्टली जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल के अंदर डाल रहे हो, इसी को हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। इसका एग्जांपल आप देख लो आईवीएफ के टाइम पे।
ये आईवीएफ में आपने पढ़ा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। तो माइक्रो इंजेक्शन यूजुअली तब करते हैं जब होस्ट सेल क्या होता है, एनिमल सेल होता है। याद रखना, होस्ट सेल मोस्टली क्या होता है, यहां पे एनिमल सेल होता है। बोलो, ये चीज समझ में आया? पहला टेक्निक माइक्रो यस इंजेक्शन। सर। तो तुम देखो यहाँ पे तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली वो किसी भी वेक्टर डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। दूसरा, केमिकल मीडिएटेड मेथड। यहां पे कुछ नहीं किया है आपने, एक ऐसा जार है, उसमें आपने होस्ट सेल डाला, एक केमिकल डाला जिसका नाम है पीईजी, इसका फुल फॉर्म है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को बड़े आसानी से सेल के अंदर डलवा देगा। एक केमिकल है ये, और आपने इसमें क्या डाला, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो होस्ट सेल, ये एक होस्ट सेल है, और ये पीईजी केमिकल और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये तीनों आप डालोगे। और ये पीईजी जो एक ये फ्यूजोजेनिक एजेंट है। मैं यहां पे पीईजी का फुल फॉर्म लिख दूं, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि एक टाइप का फ्यूजोजेनिक एजेंट है। ये फ्यूजोजेनिक एजेंट, फ्यूज मतलब ये फ्यूज करा देगा सेल के अंदर, आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को बड़े आसानी से फ्यूज करा देगा ये। बोलो, ये चीज समझ में आया? यस सर। तो ये दोनों भी केस में किया जाता है। ये यूजुअली जब यहाँ पे एग्जांपल, जब यहाँ पे होस्ट सेल आपका प्लांट सेल होता है ना, तब करते हैं यहाँ पे। होस्ट सेल, होस्ट जब प्लांट सेल होता है तब ज्यादा करके किया जाता है ये। इवन एनिमल सेल में भी किया जाता है ये। होस्ट सेल यहाँ पे दोनों भी है, प्लांट सेल भी है और एनिमल सेल दोनों भी है। तीसरा आता है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब ये जो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड है, इसमें क्या किया है, एक ऐसा बीकर है, ठीक है, यहां पे एक ऐसा बीकर है जिसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए, कैथोड और एनोड, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और इस बीकर के अंदर ऐसे वाटर है, और इसके अंदर क्या डाला, होस्ट सेल डाला है, कैल्शियम आयन डाला हुआ है, और आपने डीएनए डाला हुआ है। डीएनए मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो होता क्या है कि ये होस्ट सेल जो है, ये होस्ट सेल, ओके, तो हम इलेक्ट्रोपोरेशन की बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में यहां पे यही था बीकर, और ये बीकर के अंदर इलेक्ट्रोड थे, और इसमें बताया एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, और इसमें तीन चीज डाले थे, होस्ट, कैल्शियम आयन और जीन ऑफ इंटरेस्ट। होस्ट सेल, कैल्शियम आयन और जीन ऑफ इंटरेस्ट, यही चीज डाले थे, और इसमें वाटर भी था।
तो हुआ क्या कि इस होस्ट सेल के अंदर कैल्शियम आयन चला गया पहले, तो अंदर का नेट चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोपोरेशन इसके लिए बोलते हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस होस्ट सेल के अंदर छोटी छोटी क्या आएंगी, कैविटी आएंगी। इस होस्ट सेल के अंदर ऐसी छोटी छोटी कैविटी आने लगेगी, पोर्स बन जाएंगे इसके अंदर, और पोर बनने की वजह से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो बड़े आसानी से अंदर चले जाएगा। और जैसे ही जीन ऑफ इंटरेस्ट जब बाहर से अंदर चला गया, जैसे ही जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर से अंदर आ गया, तो फिर ये इलेक्ट्रिक करंट बंद करने पर ये पोर वापस से कवर हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को बंद करने पर ज्यादा बहुत ही माइन्यूट सा पोर आता है, ये उतना बड़ा पोर नहीं है जितना हम लोग ने इसके पहले वो वाले टेक्निक में किया था, कैल्शियम क्लोराइड वाला जो था जिसमें हीट शॉक कर रहे थे हम, आइस पे कर रहे थे फिर हीट पे। उतना बड़ा पोर नहीं आता है, छोटा सा ही पोर आता है और वो बंद भी हो जाता है इसके बंद करने पर। इलेक्ट्रोपोरेशन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। और लास्ट टेक्निक आप लोगों को पता है ऑलरेडी, जीन गन मेथड। जीन गन मेथड, इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया है, एक गन है पर वो जो जीन है ना हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने कोट किया है गोल्ड या टंगस्टीन से। उसके ऊपर गोल्ड का या टंगस्टीन का मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जीन ऑफ इंटरेस्ट इज कोटेड विथ गोल्ड एंड टंगस्टीन। और कोट करने के बाद उसको बॉम्बार्ड करते हैं हाई वेलोसिटी पे, मतलब बंदूक में डालते हैं और वो बंदूक को चलाते हैं, तो वो हाई वेलोसिटी से जब वो ट्रैवल करता है तो वो सेल के मेम्ब्रेन एंड वॉल को रप्चर करके पार करके सेल के न्यूक्लियस में चला जाता है। तो ये यूजुअली जीन गन मेथड कब करते हैं, जब होस्ट सेल क्या होता है, प्लांट सेल होता है। जब होस्ट क्या होता है, प्लांट सेल होता है, क्योंकि आपको पता है कि होस्ट सेल, प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल भी होता है, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को पार करने के लिए थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे जीन गन का यूज करते हैं। तो जीन गन मेथड में हम जीन गन का यूज करते हैं। वो जीन गन के अंदर जब हम लोड करते हैं तो वो जो जीन होता है ना हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके ऊपर हम गोल्ड का कोटिंग कर देते हैं। गोल्ड और टंगस्टन का कोटिंग करने के बाद हम उसको जीन गन में डालते हैं और उसको फिर बॉम्बार्ड करते हैं हाई वेलोसिटी पे। तो हाई वेलोसिटी से वो प्लांट के सेल वॉल को पार करके सेल में चला जाता है। आ रहा है समझ में? यस सर। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एंड बॉम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी, एंड बॉम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी into host cell।